हेलो गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं एससीईआरटी साइंस की श्रृंखला को लेकर आया हूं। साइंस में हम आज इकाई 2 यानी चैप्टर 3 लेकर आए हैं। इसका पार्ट चैप्टर ये क्लास जो आपका 8 है, कक्षा 8 की बुक है, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे आपको परमाणु संरचना। तो आप जानिए कि किसी प्रकार का आप टीजीटी एग्ज़ाम साइंस से या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उसमें साइंस यानी विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा जाता है। तो उनको सही रूप से एंथोटिक तरीके से आपको समझने के लिए ये पूरी सीरीज को अवश्य देखना होगा, ताकि आपको विज्ञान की फैक्ट इफेक्ट सारी जानकारियाँ होती रहें। आइए चलते हैं। आज जैसा कि हमने बताया है, कक्षा 8 विज्ञान एससीईआरटी की बुक है और इसमें आज हम इकाई 3 पढ़ाएंगे आपको। तो सबसे पहले समझना होगा यहाँ पर परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु का संगठन, परमाणु की रचना मॉडल को, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या को, समस्थानिक और आयनों का बनना एवं संयोजकता, इन सारी चीज़ों का आपको परिचय होगा। इससे कई तरह से एग्जामिनर के माध्यम से घुमा फिराकर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब इसको आप विस्तृत रूप से समझ लेंगे तो आप चाहे एग्जामिनर जहाँ से किसी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछे, बड़ी आसानी से उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इस श्रृंखला को आप पूरा देखना। इससे पहले हमने वीडियो पब्लिश कर दिया, हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सही समय पर आपको सारे वीडियो प्राप्त होते रहें। और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। ये चलते हैं। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है। परमाणु क्या होता है, मूलभूत इकाई क्या होती है, पदार्थ की मूलभूत इकाई होती कौन, परमाणु। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि पदार्थ यानी द्रव्य यानी मैटर वह वस्तु है जिसमें आयतन होता है, द्रव्यमान होता है। मतलब जो स्थान घेरता है और कोई ना कोई उसका द्रव्यमान होता है। प्राचीन काल में विभिन्न वैज्ञानिक एवं दार्शनिक पदार्थ की संरचना के विषय में अपनी कल्पना करते आए हैं। भारतीय दार्शनिक में देखा जाए तो महर्षि कणाद ने बताया था कि पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते चले जाएंगे और एक सूक्ष्म कण प्राप्त होगा। उसे एक ऐसी स्थिति आ जाएगी और विभाजित नहीं किया जा सकेगा। और इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म कण की अवधारणा दी, जिसे उन्होंने परमाणु नाम दिया था। यानी परमाणु की जो संरचना की कल्पना करने की बात की जाए तो महर्षि कणाद ने पहले से ही कर दी थी। इसी प्रकार दार्शनिक जो हैं डेमोक्रिटस, एपिक्यूरस, इनके भी विचार हैं। उन्होंने पदार्थ के अति सूक्ष्म अविभाजित कण को ही परमाणु कहा था, जैसा कि कणाद ने अपनी कल्पना में कहा था। इस प्रकार देखा जाए पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई, यहाँ पर समझना परमाणु की पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते हैं, अलग अलग पदार्थों के अलग अलग परमाणु हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना होगा दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अणु यानी मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी ये दो या दो से अधिक क्या मिलेंगे, परमाणु, तब क्या बनेगा, अणु। जबकि किसी भी तत्व में देखा जाए परमाणु अलग अलग होते हैं, सब में समान नहीं होते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि किसी तत्व में, तो आइए सबसे पहले हम तत्व को ही समझ लेते हैं। क्या होता है, जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो उसे हम तत्व कहते हैं। कैसे, समान प्रकार के जब परमाणु मिलेंगे तो तत्व का निर्माण होगा, जिसे हम एलिमेंट्स का एक अणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, एक हाइड्रोजन का अणु बन जाता है। यदि असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो उसे हम यौगिक कहते हैं। यानी समान प्रकार के यदि परमाणु मिल रहे हैं तो तत्व बनेगा, और असमान प्रकार के परमाणु मिल रहे हैं तो यौगिक बनेगा। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर एक हाइड्रोजन का परमाणु, एक क्लोरीन का परमाणु आपस में मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड यानी बनाते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अणु बनाते हैं। तो इस प्रकार आप सारी चीज़ें आप विधिवत ये सारी चीज़ें जब समझ लेंगे तो आप इससे कहीं भी घुमा फिराकर किसी भी तरह पूछे एग्जामिनर, आप हर तरीके से प्रश्न देने में सक्षम हो जाते हैं। अब चलते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आप जानते हैं महर्षि कणाद यूनानी दार्शनिक अन्य लोगों ने प्रस्तावित प्राचीन सिद्धांत केवल विचारों पर आधारित है। यानी इन्होंने सिर्फ विचार दिए थे, यानी कल्पना की थी, इन्होंने कोई प्रयोग एंथोटिक नहीं किया था। कई वर्षों तक परमाणु सिद्धांत केवल कल्पना पर ही सीमित रहा। द्रव्य की संरचना विधिवत अध्ययन करने के पश्चात अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन, यानी परमाणु यानी द्रव्य की संरचना का सबसे पहले अध्ययन करने का श्रेय जाता है डाल्टन को। 1808 ईस्वी की बात है। द्रव्य की संरचना यानी पदार्थ की संरचना यानी परमाणु संबंधी सुव्यवस्थित विचार की परिकल्पना सबसे पहले डाल्टन ने दी थी, और इसे हम डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। डाल्टन ने अपने सिद्धांत में क्या क्या बातें कही थी, आइए चलते हैं।
तो पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। उन्होंने बताया कि पदार्थ हो या तत्व हो अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। इन्हीं सूक्ष्म कणों को उन्होंने परमाणु शब्द दिया। परमाणुओं को ना तो नष्ट किया जा सकता ना ही बनाया जा सकता। दूसरी बात उन्होंने कही कि परमाणु ना तो नष्ट किया जा सकता ना ही बनाया जा सकता है। और तीसरी बात उन्होंने कही परमाणु अविभाज्य है, मतलब परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। यही बात उन्होंने कही। एक ही तत्व के परमाणु भार आकार अन्य गुणों के समान होते हैं, लेकिन दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। पांचवी बात कही परमाणु सरल यानी अनुपात में संयुक्त होते हैं, यानी सरल अनुपात में क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं, यानी जुड़े रहते हैं। आगे हम बात करें तो परमाणु के संगठन की बात करें तो डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण था, परंतु अविभाज्य होने की यह धारणा समय के साथ साथ क्या हुई, सिद्ध रूप से गलत हो गई। जो डाल्टन ने सिद्धांत दिया वो आगे चलकर सिद्ध जब की गई तो गलत हो गई। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिक ऐसे आए, इन्होंने द्रव्य या परमाणु की संरचना के बारे में प्रयोग उन्होंने प्रस्तुत किए और प्रयोग प्रस्तुत किए तो उन्होंने बताया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, यानी परमाणु को विभाजित, वैसे तो सूक्ष्मतम कण बताया गया है परमाणु है, लेकिन ये भी कहा गया है अविभाज्य कण है, परमाणु अविभाज्य है। लेकिन आगे चलकर 20वीं शताब्दी में स्पष्ट कर दिया गया कि परमाणु भी विभाज्य है, इसके भी और टुकड़े किए जा सकते हैं। इसकी खोज भी हुई। मुख्य रूप से 3 मूल कणों की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनसे आप परिचित होंगे। तो आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को समझ लेते हैं। आखिर इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के समय किया था। यह अतिसूक्ष्म ऋण आवेशित मूल कण है। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन क्या है, खोज किसने की, जे थॉमसन ने। कहाँ की, कैथोड किरणों से। और ये क्या है, ऋण आवेशित मूल कण है। इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 भाग होता है। तो यानी ये आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ लिया। आगे चलते हैं प्रोटॉन की ओर। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने सन 1886 ईस्वी में की थी। बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन नाम दिया। खोज इन्होंने ही गोल्डस्टीन ने की थी जब इन्होंने धन किरणों की खोज की थी, लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया, तो इसलिए प्रोटॉन को ही माना जाता है खोज। ये अतिसूक्ष्म धनावेशित मूल कण है। एक प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋण आवेश होता, जबकि प्रोटॉन पर एक इकाई धन आवेश होता। प्रोटॉन द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, यानी जो हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर होता है। आगे चलते हैं न्यूट्रॉन की ओर। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूल कण होता है। इसे द्रव्यमान अब इसमें क्या होता है, इसका कोई भी द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, यानी जो इसका द्रव्यमान होता है वो भी हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग ही बराबर होता है। तो इस प्रकार आपने जाना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसको सॉल्ट ट्रिक से भी समझा जा सकता है। इसका एक सूत्र होता है ईंट पर नाचे। यहाँ पर थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन की खोज जैसे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज आपने रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, ये याद कर लेते हैं, लेकिन आपस में कन्फ्यूजन होता है। तो इसको ईट यानी ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन यानी थॉमसन, पर यानी प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना यानी न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। तो इस प्रकार ईंट पर नाचे के सूत्र से भी आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं परमाणु रचना मॉडल, यानी परमाणु के रचना मॉडल को कैसे प्रस्तुत किया है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की खोज पश्चात सर्वप्रथम परमाणु की उसके स्थान निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। मुख्य रूप से 3 आधुनिक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जैसे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। तो इन तीनों को मॉडलों को समझते हैं और आप समझेंगे कि परमाणु की संरचना किस तरह होती है। ये देखो बात, आप सबसे पहले जे थॉमसन का परमाणु मॉडल है, फिर रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, नील्स बोहर का मॉडल। अब पहला है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है इसको हम समझते हैं। तो जे थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु संरचना संबंधी उन्होंने विचार प्रस्तुत किया। ये परमाणु संबंधी है और उनके अनुसार परमाणु का जो त्रिज्या होती है या व्यास होता है 10⁻⁻10 होता है, ये व्यास है इसका। ठोस गोला माना जाता है। प्रोटॉन के कारण धनावेशित, प्रोटॉन के कारण क्या होता है, धनावेशित होता है इनका भाग, जिसमें
इनका मानना था कि प्रोटॉन के कारण पूरा भाग जो होता परमाणु का वो धनावेशित होता है, और इसमें बीच बीच में क्या होते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेशित को संतुलित कर देते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन नहीं हो सका है, लेकिन थॉमसन ने परमाणु मॉडल के जो विचार प्रस्तुत किए उनको समझना होगा। तो इन्होंने क्या कहा, ये चलते हैं। आपको हमने बताया एक परमाणु बताया उन्होंने, ये परमाणु की संरचना उन्होंने स्पष्ट की, और इसको हम मान लेते हैं एक तरबूज। जैसे आप तरबूज देखते हैं, तरबूज अगर जो मान लें तो तरबूज एक फल होता है, उसमें देखा होगा कई प्रकार के बीज उसमें होते हैं जहाँ तहाँ। तो इन्होंने तरबूज से तुलना की थी कि पूरा तरबूज को परमाणु मान लिया जाए और उसी पूरा धनावेशित कणों के कारण धनावेशित होता है, और ये जो बीज हैं इसको माइनस जो आपको दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। बीज जो हैं इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, इसे धसे रहते हैं। इस प्रकार थॉमसन का मॉडल प्रस्तुत किया, लेकिन इसकी पुष्टि कोई ना हो सके, इसलिए इनके मान्य नहीं है। दूसरा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। तो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल की बात करें तो ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी लगभग कितनी 0.004 सेंटीमीटर मोटी थी, इस पर अल्फा कणों की बमबारी करवाई। देखो एक पन्नी उन्होंने ली है, पन्नी मतलब किसकी ली है, सोने की पन्नी ली है, और इस पन्नी पर क्या किया, अल्फा कणों की बमबारी करवाई है। और जब अल्फा कणों को बमबारी उन्होंने करवाई है, कितनी मोटी परत ली है, 0.004 सेंटीमीटर मोटी। किसने ली है, रदरफोर्ड ने। इन पॉइंट को समझना है। अल्फा कणों सोने की पतली पन्नी पर टकराते हैं, तो जब टकराते हैं तो वहाँ पर 3 स्थितियाँ निकल कर आई हैं। अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे निकल जाते हैं। देखो कुछ ऐसे हैं, देखो बिल्कुल सीधे निकल गए, है ना। दूसरा है कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए, यानी अपने पथ से विचलित, ये ऐसे गए, अपने पथ को भूल गए और दूसरे साइड में चले गए। और तीसरी स्थिति आई, बहुत थोड़े से ऐसे कण हैं, लगभग 10,000 में एक ऐसे कण थे जो टकरा कर उसी मार्ग में वापस लौट आए। ये ऐसे गया और उसी मार्ग में वापस लौट आया। तो 3 स्थितियाँ आपको दिख रही होंगी, कुछ ऐसे जो सीधे निकल गए, कुछ ऐसे कण हैं जो अपने पथ से भटक गए, अलग हो गए, और कुछ ऐसे आए बहुत थोड़े से कण जो अपने ही मार्ग में वापस लौट आए, जिधर को गए उधर ही चले आए। तो 3 स्थितियाँ उन्होंने बताई, और तीनों स्थितियों के आधार पर उन्होंने पता लगाया और अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। तो क्या निष्कर्ष उन्होंने निकाला, रदरफोर्ड ने प्रयोग से प्राप्त परीक्षणों के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया, नंबर 1, परमाणु का संपूर्ण धनावेश प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। उन्होंने बताया कि बीच में कुछ है जिसके कारण ये अगर जो सीधे कण जो बीच में जा रही थी वापस चली आई, और जो निकट में थी वो क्या हुई, मुड़ गई अपने क्षेत्र से, और जो बहुत दूर थी वो आसपास चली गई। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बीच में इसके नाभिक है और ये धनावेशित भाग है। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम है, यानी नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम है। यानी परमाणु में उन्होंने बताया कि नाभिक होता है, नाभिक का जो आयतन होता है वो बहुत कम होता है। दूसरा उन्होंने बताया परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है, यानी नाभिक धनावेशित होता है लेकिन इलेक्ट्रॉनों से चारों तरफ घिरा रहता है। ये बात उन्होंने स्पष्ट की। तीसरा उन्होंने बताया प्रयोग में कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए। सीधे इसलिए चले गए क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। उन्होंने ये भी बात कही जहाँ पर सीधे गए तो परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। चौथी बात बताई कि कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे थे वो अपने पथ से विचलित हो गए हैं। विचलित इसलिए हो गए क्योंकि नाभिक और अल्फा कण दोनों समान आवेश है, क्योंकि आपको बताया कि जो बीच में नाभिक है, ये देखो ये नाभिक है, ये धनावेशित है और अल्फा कण भी धनावेशित है, इसलिए क्या हुए जो पास से गुजरे वो पथ से अपने विचलित हो गए। ये बात बताई। तीसरा पांचवा पॉइंट उन्होंने बताया कि अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए। जो अल्फा कण सीधे टकराए वो नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ाए। क्यों मुड़ाए, क्योंकि ये भी धनावेशित था और धनावेशित ये भी था, इसलिए क्या है वो आगे ना जाकर सीधे वापस लौट आए। तो ये 5 स्थितियां उन्होंने रदरफोर्ड ने प्रस्तुत की। इनको आप भली भांति समझ लेंगे। अगर नोट्स तैयार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आप किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे आप टीजीटी, पीआरटी, साइंस या सुपर टेट या फिर आप कोई भी जैसे आप यूपी टेट कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बैंकिंग
हर क्षेत्र में और ख़ासकर रेलवे, एनटीपीसी, लेखपाल सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस सीरीज़ को बड़ी आसानी से देखिए, तो बड़ी आसानी से इस सीरीज़ को देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आती रहें। अपने इन अवलोकनों से निष्कर्ष पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल को इस तरह दर्शाया था। विभिन्न वैज्ञानिक जैसे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल को आलोचना उन्होंने की और परमाणु स्थायी नहीं हो सकता क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी, अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक गिर जाएगा। तो ये सारी बातें उन्होंने स्पष्ट की थी और ये इस प्रकार आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को अच्छी तरीके से समझा। अब हम चलते हैं नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। नील्स बोहर का परमाणु मॉडल क्या, इसको भी समझ लेते हैं। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, यानी जो थॉमसन ने कल्पना की, फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां रह गई थी। नील्स बोहर ने उसे दूर करने का प्रयास किया। बोहर ने यह प्रस्तावित किया, बोहर जो थे उन्होंने प्रस्तावित किया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता। उनका मानना था कि जो नाभिक होता है वही धन आवेशित होता है, यानी संपूर्ण भार जो है उसी नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर अचर कक्षाओं में घूमते रहते हैं। मतलब इनका मानना था कि इस नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ ये गति करते रहते हैं, इसी को उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन। और बीच में क्या था, नाभिक यानी धन आवेशित भाग। फिर आगे क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु का बोर का मॉडल दर्शाया। इन्होंने हाइड्रोजन का, ये देखो हाइड्रोजन है, उसके बोर ने परमाणु मॉडल को दर्शाया गया है। अनेक वर्षों तक केवल दो मूल कण थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। यानी अभी तक आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गति कर रहे हैं और प्रोटॉन क्या है, धनावेशित भाग है जो मध्य में है, यही जानकारी थी। लेकिन 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने एक कण और खोजा जिसका नाम रखा उन्होंने, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था, परंतु उस पर कोई आवेश नहीं था। आपने देखा प्रोटॉन पर धनावेश होता, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता, लेकिन जो उन्होंने खोजा उस पर कोई आवेश नहीं था, यानी क्या था, उदासीन कण था। तो ये न्यूटॉन नाम दिया। तो आपने देखा इन कणों से कई बार प्रश्न पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए बड़ी अच्छी तरीके से आप सारी बातें समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। नाभिक जिसमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है। यहाँ से दो बातें स्पष्ट हुई कि बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि मध्य में जो ये नाभिक है, नाभिक में कौन कौन से उपस्थित होते हैं मूल कण, तो आप कहेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन द्रव्यमान किस में निहित होता, तो आप कहेंगे प्रोटॉन में। तो इस प्रकार आप सारी बातें समझ गए होंगे। आगे चलते हैं परमाणु संख्या व परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या व परमाणु क्रमांक क्या है, क्रमांक का मतलब होता है क्रम, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, नंबर है यानी क्रम है। तो यहाँ आइटम नंबर समझ सकते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, यानी जितने प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक या आइटम नंबर कहलाती है। इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, कैसे, कैपिटल जेड से। तो ये आपका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या हो जाएगी। तो आपने समझा है कि परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसको समझना होगा, परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसकी संख्या के बराबर होता है। परमाणु उदासीन होता है, इसलिए किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि उदासीन होता तो यानी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ से स्पष्ट ये हुआ कि परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी हम लिखना चाहें तो कह सकते हैं परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आगे चलते हैं द्रव्यमान संख्या की। और द्रव्यमान का मतलब होता मास, यानी मॉस नंबर क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु, या इसे हम परमाणु भार भी कहते हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को जो हम योग करेंगे तो बनेगा, क्या बनेगा, द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार। तो यानी परिभाषा हो गई, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, अमाउंट यानी द्रव्यमान संख्या ए, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को कहते हैं द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार। इसे हम सारणी से समझते हैं। तो कुछ तत्व दिए गए हैं जिनकी परमाणु संख्या परमाणु
दिया गया है। तो हाइड्रोजन में 1 परमाणु संख्या है जबकि इसका द्रव्यमान 1 है। हीलियम का 2 परमाणु संख्या है, भार इसका 2 है। ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक है और इसकी परमाणु भार आपका द्रव्यमान संख्या 16। सोडियम में 11 जबकि 23 है। लेड का 82 जबकि 208 इसका द्रव्यमान संख्या। तो इस प्रकार आप सारणी से समझ सकते हैं। तो परमाणु संख्या आप इसी परमाणु संख्या, परमाणु भार यानी परमाणु क्रमांक से डिसाइड किया गया समस्थानिक संभारिक, इसको भी समझते हैं। किसी तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न। यहाँ से समझना, किसी तत्व की मान लिया क्या हो, परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, तो वो एक दूसरे के तत्व समस्थानिक कहलाएंगे। समस्थानिक मतलब उनका देखो संख्या समान है यानी क्रम समान है। अब कोई 4 नंबर पर हो, 4 नंबर पर कोई दूसरा भी हो तो संख्या समान नहीं हो गई, क्रम समान हो गया। तो क्रम समान होने को ही क्या कहते हैं, समस्थानिक, यानी उनका स्थान एक ही हो जाएगा, इसलिए क्या कहा, समस्थानिक कहलाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम है 1H1, ड्यूटियम है 1H2 और टाइटियम है 1H3, यानी इसका 1 यानी स्थान इनका एक है। जबकि भार देखा जाए इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो इसीलिए एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। तो ये तीनों समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के, और नाम याद रखना है प्रोटियम, ड्यूटियम, टाइटियम, प्रोटियम, ड्यूटियम, टाइटियम। और इनमें देखा जाए न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, यानी इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होते हैं लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो इसको आप समझ सकते हैं, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1 जबकि न्यूट्रॉन 1 भी नहीं। ड्यूटियम में क्या होता है, परमाणु संख्या, और हमने बताया ड्यूटियम का 2 परमाणु भार होता है, तो इसमें 1 होगा प्रोटॉन, 1 होगा न्यूट्रॉन, ये हो गया 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। और ट्राइटियम में क्या होगा, 1 परमाणु संख्या, 3 इसका भार है, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन और 2 इसके हो जाएंगे क्या, 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं आयनों का बनना। अभी तक आपने जाना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर बना होता है परमाणु। किसी परमाणु नाभिक में जितने प्रोटॉन होते उतने इलेक्ट्रॉन होते, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बराबर किंतु विपरीत आवेश होता है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, प्रोटॉन पर प्लस धन आवेश, तो दोनों ऋण और धन दोनों मिलकर उदासीन कर देते, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यदि किसी विद्युत उदासीन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती, चूंकि इलेक्ट्रॉन का ऋणावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण परमाणु ऋण आवेशित हो जाएगा, यानी जब बराबर ना हो, इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, वो ऋण विद्युतीय हो जाएगा। इसके विपरीत यदि विद्युत उदासीन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा, धनावेश अधिक हो जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग हो जाएगी। परमाणु में प्रोटॉन धनावेश की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाएगी, अर्थात परमाणु धनावेशित हो जाएगा, यानी ऋण आवेश जब उसमें से एक ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, आप देखे हैं कि अधिक हो जाएगा तो ऋण आवेशित हो जाएगा, और जब निकल जाएगा तो धनावेशित हो जाएगा। भाई जब हम दे देंगे यानी निकल जाएगा तो धनावेश, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकलने या जुड़ने से धन आवेश व ऋण आवेश प्राप्त होता है, इसे हम आयन कहते हैं। तो ये आप देखो परमाणु की संरचना है, बीच में नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इस तरह ये परमाणु है, सोडियम है, क्लोरीन है, ये सारी चीज़ें आपने समझी हैं। कैसे हैं देखो, यहाँ पर आपको समझना होगा। इसमें देखो पहली कक्षा में 2 हैं, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हैं। अब अंतिम कक्षा में जो 1 इलेक्ट्रॉन ये चला जाए, तो जब चला जाएगा तो ये चला गया यानी इसने किसी को दे दिया, और जो देता है वो धनी होता है, तो धनी हो गया यानी इस पर आ गया धनावेश। यहाँ पर आपको समझना है अंतिम कक्षा में, देखो यहाँ से गिनते हैं एरो से, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन होने के बाद क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, तो देखो यहीं से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 हो गए, यानी इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लिया है, यानी ये कोई किसी से ले लिया है, जब ले लेगा तो ऋणी नहीं होगा, तो ऋणी हो जाता है, यानी इस पर ऋणावेश आ जाता है। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। संयोजकता में क्या है, संयोजकता क्या मतलब होता है, संयोजन क्षमता, यानी लिखा किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो ये दर्शाती कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है या विस्थापित करता है। यानी अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने वो ले सके या दे सके या साझा कर सके,
अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसको आप दे सकें, ले सकें या साझा कर सकें, उन्हीं को हम संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ तत्वों की संयोजकता, जैसे हाइड्रोजन में एक ही होता है, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते एक्स्ट्रा, या तो 4 से साझा करे या तो 4 दे दे, तो इस प्रकार होता है। सोडियम में एक ही एक्स्ट्रा होता है, इसलिए एक दे देता है तो धन आवेश आ जाता है। ऑक्सीजन में 2 होते हैं, मैग्नीशियम में 2, कैल्शियम की 2, यानी ये सारी संयोजकताएं हैं। और जितनी संयोजकता होगी उतने से ही वह तत्व साझा करता है, इस बात को भी समझना होगा। आगे चलते हमने क्या सीखा, तो पदार्थ में मूलतम इकाई क्या है, परमाणु है। 2 या 2 से अधिक आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। डाल्टन के अनुसार सूक्ष्म परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है। परमाणु के 3 अन्य कण भी खोजे गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपको हमने बताया था। कौन से, इलेक्ट्रॉन को खोज की थी ईटर यानी टॉमसन, प्रोटॉन यानी पर यानी रदरफोर्ड, नाची यानी चैडविक ने। इस प्रकार प्रोटॉन आपने देखा चारों तरफ होते हैं सभी, और इस प्रकार ये आप समझेंगे इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित प्रोटॉन, जबकि प्रोटॉन पर धनावेशित न्यूट्रॉन आवेश रहित यानी विद्युत उदासीन होता है। किसी तत्व के परमाणु नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या होती है। किसी परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या योग को द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार कहते हैं। किसी परमाणु के संयोग करने की संयोजन क्षमता जितनी होगी, दक्षता होगी, जितना भी संयोजन कर लेगा वही उसकी संयोजकता होगी। तो इस प्रकार आप आसानी से सारी बातें समझ सकते हैं। इतना आप लोग पढ़ लेना। यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद, और इसको आप एक बार समझने के बाद दोबारा फिर देखना, नोट्स बनाना, तो आपके विज्ञान से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। धन्यवाद एवं नमस्कार।